करियर एकेडमी के ऑनलाइन चैनल प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मेंडल के प्रयोग और मेंडल के प्रयोग के पश्चात उसके द्वारा किए गए कुछ परिकल्पनाओं के बारे में। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग मेंडल के केवल एक संकर संकरण के प्रयोग पर ही चर्चा करेंगे। इसको समझने से पहले हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि वंशागत लक्षण, आनुवंशिक विज्ञान की परिभाषा तथा मेंडल के शुरुआती दौर में मेंडल ने किस प्रकार से कार्य किया और मेंडल ने किस प्रकार के पौधों का चयन किया, उसका क्या गुण था, मेंडल ने किस प्रकार की कार्यविधि को अपनाया, मेंडल ने किस प्रकार के विशेषकों का चयन किया, इन सब के बारे में हम लोग पिछले अध्याय में चर्चा कर चुके हैं। तो अगर आप लोग यह वीडियो देख रहे हो तो अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आती हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख करके मूलभूत चीजों को समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। मेंडल के प्रयोग, मूल रूप से एक संकर संकरण और उसके पश्चात मेंडल के द्वारा किए गए परिकल्पनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। मेंडल के प्रयोग। मेंडल ने मटर के पौधों पर एक संकर संकरण और फिर द्विसंकर संकरण किया। हमने आपको पहले भी बताया है कि हम लोग आज के इस वीडियो में केवल एक संकर संकरण पर ही बात करेंगे, जो कि मेंडल ने मटर के पौधों पर किया, क्योंकि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर या पाइजम सटाइवम नामक पौधे का चयन कुछ विशेष गुणों के आधार पर किया था। मेंडल का एक संकर या एक गुणी संकरण प्रयोग, मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। चलिए देखते हैं क्या है। मेंडल ने पहले एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। यह आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि मेंडल ने जो कार्यविधि अपनाई थी उसमें मेंडल ने पहले एक समय में केवल एक लक्षणों की वंशागति को ही अपने अध्ययन में शामिल किया था। ऐसे संकरण जिसमें एक ही लक्षण के दो विभिन्न रूपों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है, एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्लास कहलाता है। हम लोगों ने मेंडल के द्वारा लिए गए लक्षणों पर चर्चा की है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 अलग अलग लक्षणों को लिया था, जिनके 2 विभिन्न रूप थे। जैसे मेंडल ने पौधों के एक लक्षण लंबाई को चुना और लंबाई के 2 विपरीत लक्षण लंबापन टालनेस तथा बौनापन ड्राफ्टनेस लिए गए। हम लोगों को पहले ही पता था कि पेड़ की लंबाई को लेकर के मेंडल के पास 2 लक्षणों के पौधे थे। कुछ पौधे लंबे थे और कुछ पौधे बौने थे। इस प्रयोग को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। आप इस चित्र की सहायता से मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंडल ने मटर पाइजम सटाइवम के शुद्ध लंबे टाल तथा शुद्ध बौने पौधों का चयन किया। इन पौधों को पैतृक या जनक पीढ़ी पेरेंटल जनरेशन पी कहा गया। मटर के लंबे पौधों की लंबाई कितनी थी? लगभग 6 से 7.5 फीट का बौने पौधों जिनकी लंबाई लगभग 1.5 थी के साथ संकरण किया। सब चित्र में सबसे ऊपर स्पष्ट है। इन पौधों से प्राप्त बीजों को पुनः बोया गया, जिससे प्राप्त सभी पौधे लंबे थे। तो जब जनक पौधों का आपस में संकरण मेंडल ने कराया और उन पौधों से प्राप्त बीजों को पुनः बोया, तो उनसे उसको जितने भी पौधे मिले वो सब लंबे प्रकार के पौधे थे। इस प्रकार 2 विपरीत गुण वाले जनक पौधों के संकरण से उत्पन्न पौधों को संकर तथा इस पीढ़ी को प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 कहते हैं। नर व मादा जनक को बदलकर संकरण कराने पर भी F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे उत्पन्न हुए, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि जब
शुद्ध लंबे पौधों का शुद्ध बौने पौधों के साथ संकरण कराया गया और उसके पश्चात नया पौधा जो बना वो सभी लंबे थे और नए पौधों को F1 पीढ़ी कहा गया। अब बात करते हैं आगे इसके। अब मेंडल ने लंबे पौधों वाली संकर पीढ़ी पौधों में स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया और इनसे प्राप्त बीजों को बोने पर द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2 में लंबे एवं बौने पौधे 3:1 के अनुपात में प्राप्त हुए। पुनः F1 पीढ़ी के पौधों को लेकर के मेंडल ने स्वपरागण जब किया तो हम लोग ये जानते हैं कि F1 पीढ़ी में हम लोगों को संकर बीज जो है प्राप्त हुए थे, तो उनके बीज जब स्वपरागण किया गया तो F2 पीढ़ी में अर्थात द्वितीय पीढ़ी के पौधों में मेंडल ने पाया कि उसमें से 3 पौधे वो लंबे हो रहे थे जबकि एक पौधा वो छोटा या बौना प्राप्त हो रहा था। इस तरीके से मेंडल ने कहा कि F2 पीढ़ी में हमें 3:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त हुए। इसी प्रकार मेंडल ने अन्य 6 जोड़ी भी पर्यायी लक्षणों या कॉन्स्टेंटिंग ट्रेट्स का अध्ययन किया। F2 पीढ़ी में इन सभी लक्षणों के परीक्षणों के परिणाम लगभग 3:1 के अनुपात में ही प्राप्त हुए। हम लोग जानते हैं कि मेंडल ने कुल 7 प्रकार के भी पर्यायी लक्षण अपने अध्ययन में सम्मिलित किए थे, जिसका एक हिस्सा था ये पौधे की लंबाई वाला। तो मेंडल ने केवल पौधों की लंबाई पर ही अध्ययन नहीं किया, बाकी उन सभी को बारी बारी से लेकर के जो है वह अपना अध्ययन 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी तक किया और अपने परिणाम को दिया। अब क्या किया उन्होंने? F2 पीढ़ी के सभी पौधों में स्वपरागण होने दिया और इससे प्राप्त बीजों को बोया, जिनसे प्राप्त पौधों को तृतीय संतानीय पीढ़ी या F3 कहा गया। इस चित्र में F3 पीढ़ी को नहीं दिखाया गया है। चलिए समझते हैं और अच्छे तरीके से कि क्या हुआ था। तृतीय संतानीय पीढ़ी F3 का अध्ययन करने पर मेंडल को पता चला कि F2 पीढ़ी के सभी बौने पौधों से स्वपरागण के बाद जो बौने पौधे बनते हैं, किंतु लंबे पौधों में से 1/3 पौधे लंबेपन के लिए शुद्ध हैं, जबकि 2/3 अशुद्ध लंबे थे। अशुद्ध लंबे पौधों से शुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे व शुद्ध बौने 1:2:1 के अनुपात में बने। अर्थात F2 पीढ़ी में लंबे व बौने पौधों में 3:1 का अनुपात वास्तव में क्या था? 1:2:1 का अनुपात था। चित्र के माध्यम से काफी स्पष्ट है। इस चित्र में पनेट स्क्वायर का प्रयोग किया गया है मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझने के लिए। इसमें आप देख सकते हैं कि लंबे पौधों में बौने पौधों में जब संकरण कराया गया तो सभी संकर पौधे थे और सब लंबे हुए, उनको F1 पीढ़ी कहा गया। जबकि जब F1 पीढ़ी से प्राप्त संकर पौधों में आपस में स्वपरागण कराया गया तो उससे जो प्राप्त हुआ वो आपके F2 पीढ़ी कहलाए और उसमें 3:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त हुए। अर्थात 3 लंबे पौधे थे और एक बौना पौधा था। वो बौना पौधा जो F1 पीढ़ी में स्पष्ट नहीं हो रहा था, वो द्वितीय संतानीय पीढ़ी में स्पष्ट हुआ। लेकिन मेंडल ने अपने प्रयोगों के दौरान तीसरी पीढ़ी में जाने पर यह पाया कि जो 3:1 का अनुपात था वो वास्तविकता में 1:2:1 का अनुपात था। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम संकरण के बारे में। मेंडल ने एक बार तो बौने पौधों को मादा की तरह तथा लंबे पौधों को नर पौधों के रूप में प्रयोग किया। अर्थात बौने पौधों के फूलों के वर्तिकाग्र पर लंबे पौधों के पुष्पों के परागकणों द्वारा परागकण कराया और अन्य संकरण में नाटे या बौने पौधों को नर के समान तथा लंबे पौधों को मादा पौधों के रूप में प्रयोग किया। इसका मतलब यह हुआ कि लंबे तने वाले पौधों के फूलों के वर्तिकाग्र पर बौने पौधों के परागकणों से परागकण कराया।
मतलब कि उसको बदल दिया। उन्होंने एक बार मेल को लंबे पौधों के रूप में और फीमेल को बौने पौधों के रूप में लिया, और दूसरे प्रयोग में उन्होंने फीमेल को लंबे पौधे की तरह और मेल को बौने पौधों के रूप में प्रयोग किया। लेकिन ऐसा करने पर मेंडल ने पाया कि दोनों प्रकार के संकरणों में F1 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में और F3 पीढ़ी में पौधे की लंबाई समान है, या और जो दूसरे लक्षण थे वो सब समान थे। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। मेंडल ने प्रयोग में देखा कि कौन लंबा है और कौन बौना है। तो इसको कहा जाता है रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम संकरण। अब बात करते हैं मेंडल के द्वारा प्रयोगों के परिणाम की व्याख्या तथा कारक परिकल्पना। मेंडल ने जो प्रयोग किया आपने अभी पीछे देखा। अब उसके आधार पर मेंडल ने कुछ परिकल्पनाओं का प्रतिपादन किया और अपने परिणाम की व्याख्या की, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आनुवंशिकी के कारक। मेंडल ने कारक के बारे में क्या कहा। पौधों का लंबापन व बौनापन एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण हैं जो युग्मक कोशिकाओं के जीवद्रव्य में किसी न किसी रूप में अवश्य पाए जाते हैं। मेंडल ने इनको कारक या यूनिट का नाम दिया। प्रत्येक लक्षण के लिए दो एकक कारक होते हैं। इन्हीं कारकों के कारण आनुवंशिक लक्षण युग्मकों के माध्यम द्वारा माता पिता से संतान में वंशागत होते हैं। जंतुओं में इन युग्मकों को शुक्राणु व अंडाणु कहते हैं तथा पादपों में ही इन्हें नर युग्मक तथा अंड कोशिका कहते हैं। तो यह था आपका आनुवंशिकी के कारक के रूप में व्याख्या। उसके पश्चात प्रभाविता या प्रबलता की व्याख्या की उन्होंने। डोमिनेंस को लेकर के क्या कहा देखते हैं। यदि लंबेपन के कारक को कैपिटल टी से और बौनेपन को स्मॉल टी से निरूपित करें तो पौधों में कैपिटल टी स्मॉल टी तथा स्मॉल टी में से कोई भी दो कारक साथ आ सकते हैं। इनमें से कैपिटल टी स्मॉल टी संकर है, जिसमें लंबे व बौने दोनों के कारक एक साथ हैं, किंतु इनसे केवल लंबे पौधे ही बनते हैं। इसका कारण उन्होंने बताया कि लंबापन पौधों के बौनेपन को दबा देता है, अर्थात कैपिटल टी प्रभावी लक्षण है तथा स्मॉल टी अप्रभावी। इसको ही मेंडल ने आगे चल करके अपने पहले नियम प्रभाविता के नियम के रूप में व्याख्यात किया। अब देखते हैं पृथक्करण या सेग्रीगेशन। इसमें मेंडल ने क्या कहा। मेंडल ने देखा कि F1 संकरणों में स्वपरागण कराने पर इनसे प्राप्त बीजों के अंकुरण से लंबे व बौने पौधे 3:1 के अनुपात में उगते हैं, किंतु इन 3 लंबे पौधों में से केवल एक शुद्ध है तथा शेष 2 संकर हैं। तीसरी पीढ़ी में इनमें से केवल एक से लंबे पौधे बनते हैं जो शुद्ध थे तथा शेष 2 वो संकर से लंबे पौधे बने और वह बौने पौधे पुनः 3:1 के अनुपात में बनते हैं। इस प्रकार F1 पीढ़ी में इनके बीच 1:2:1 का अनुपात होता है, जो मेंडल ने अपने प्रयोग में देखा था। इसमें इन्होंने कहा, अतः F1 पीढ़ी में संकर बनने पर दोनों कारक एक साथ आ जाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, किंतु उनमें से केवल एक ही प्रकट होता है, कैपिटल टी, जो कि प्रभावी था। और जर्मप्लाज्म में दोनों कारक अलग अलग रहते हैं और युग्मक बनने पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दो विपरीत लक्षणों के इस प्रकार एक दूसरे से पृथक हो जाने की क्रिया मेंडल के दूसरे नियम की विशेषता है। मेंडल ने इसे पृथक्य का नियम या पृथक्करण का नियम कहा। F2 पीढ़ी के युग्मकों में दोनों में से केवल एक ही कारक पहुंचता है, दोनों कारक नहीं आते हैं एक साथ। इसी कारण पृथक्करण के नियम को युग्मकों की पवित्रता का नियम भी कहते हैं। आगे हम लोग मेंडल के इन नियमों के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। धन्यवाद।